हेलो दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में हम लोग 9th और 10th का साइंस और सोशल साइंस के बारे में जानेंगे। 9th क्लास में जो साइंस का चैप्टर है और 10th क्लास का जो साइंस का चैप्टर है, साइंस पूरा 9th और 10th, और सोशल साइंस में जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हो गया भूगोल, हो गया इतिहास, हो गया नागरिक शास्त्र, हो गया अर्थशास्त्र, हो गया 10th में भी भूगोल, नागरिक, इतिहास और अर्थशास्त्र। हम लोग इन सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले तो आप सबों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि की शाम आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का विज्ञान। तो इसमें से पहला हम लोग का जो चैप्टर है, ये हम लोग का चैप्टर है एनसीईआरटी से ही हम लोग अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ है ही नहीं, और एनसीईआरटी का हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इज बेस्ट, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। इंग्लिश में कहे तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास में जो भी पदार्थ है, हम जो भी देखते हैं, हम लोग उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कहता है, अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है। सही बात है, हम लोग देखेंगे। आप अपने चारों ओर देखिए कि आपको क्या क्या दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है देख लीजिए, देखिए क्या क्या दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? पंखा दिखा, टेबल दिखा, कुर्सी दिखा, पानी दिखा, और क्या दिखा? हवा दिखा? अरे नहीं, हवा दिखता ही नहीं है हम लोग को। हवा को तो महसूस करते हैं, हवा तो थोड़ा ही दिखता है। अच्छा, लोहा भी दिखा? वेरी गुड, अच्छा, अरे वाह। चलिए, कहता है कि जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। क्या सब देखने में आकार, सबका आकार एक तरह होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। सबका अपना अपना आकृति अलग होता है। अरे अपना अंगुली देखें, 5 अंगुली है भाई, 5 अंगुली अपना एक जैसा नहीं है, तो दुनिया में हर चीज एक समान कैसे हो सकता है कि नहीं? इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। मतलब कोई भी सामान या वस्तु किसी भी चीज से बनी होगी, तो उसको वैज्ञानिकों ने क्या कहा? पदार्थ। क्या है ये? पदार्थ है। जैसे आपका लोहा से, आपका मान के चलिए, आपका कुदाली बनता है। किसान भाई लोग जानते हैं, हम लोग कुदाली बनता है। चाहे ट्रैक्टर बना, लोहा से बना। सब कुछ, जैसे आप गले में चैन पहने होंगे, या तो चांदी का होगा या तो सोना का होगा, वो भी पदार्थ से बना। कुछ तो चाहिए। आपके घर में कपड़ा होगा, वो भी बना पदार्थ से बना। आपके घर में बर्तन है, वो भी किसी पदार्थ से मिलकर बना होता है। बोलता है, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जिस हवा से हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पदार्थ, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहां तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी, ये सभी पदार्थ है। हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास लिए, ये भी पदार्थ है। हम लोग आगे जानेंगे, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। प्राचीन काल से, प्राचीन काल मतलब बहुत पुराना। कितना पुराना? बहुत पुराना, प्राचीन काल। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। बिल्कुल सही बात है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, दार्शनिक मतलब विद्वान, दार्शनिक मतलब जो आगे की सोच रखते हैं, दार्शनिक, दर्शन में जिन्हें दर्शन की पढ़ाई की होती है। दर्शन मतलब
क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जस्ट याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, मतलब महान विद्वान कह सकते हैं, ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिन्हें पंच तत्व कहा गया है। अरे आपने भी सुना होगा पंच तत्व, भू जल अग्नि गगन समीरा, भू जल अग्नि गगन समीरा, ये हमारे पंच तत्व हैं, हमारे पंच तत्व है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। भू जल अग्नि गगन समीरा, समीरा मतलब वायु होता है, भू मतलब पृथ्वी, अग्नि तो ही है, जल गगन, गगन मतलब आकाश, जल मतलब जल है। ठीक है, उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनान दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म या रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। देखिए पदार्थ को हम लोग जब बांटेंगे तो 2 प्रकार से बांटेंगे, एक भौतिक प्रकार से, एक रासायनिक रासायनिक प्रकार से। ठीक है, भौतिक प्रकार से बांटेंगे एक, वो भौतिक मतलब जो हम लोग सामान्य देखते हैं, रासायनिक मतलब उसका जो रासायनिक गुण होता है, गुण के आधार पर उसका कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है, उसके आधार पर हम लोग जब बांटते हैं उसे कहते हैं रासायनिक आधार पर उसका वर्गीकरण। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को भौतिक के बारे में सिर्फ जाना है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ कणों से मिलकर बनाता है। एक लाइन इसको हमेशा याद रखिएगा, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अपने खुद से भी बोलिए, बोलिए, ना 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 ना, चुप रहने से नहीं होगा बाबू, बोलना पड़ेगा। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसको भूलना नहीं है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने। 2 विचारधारा है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्रियाकलाप किया गया है कि बीकर में आप आधा जल लें, एक बीकर जो कांच का जो नहीं होता है बीकर, उसमें नमक या चीनी को घोल दें, फिर छड़ से घुमाएं और जल में आए स्तर पर बदलाव। देखिए हम पानी लिए हैं, आधा गिलास पानी लिए, उसमें यदि हम 1 मुट्ठी नमक देंगे तो घुल जाएगा, उसमें घुल जाएगा। फिर बोलता है, अब देखिए, अब देखने बोल रहा है कि क्या जल के स्तर में बदलाव आया या नहीं आया। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ होगा, वो एक कहाँ गायब हो गए जब हम लोग नमक डाले या चीनी डाले, तो पानी में हम घोल रहे हैं तो कहाँ चला गया। क्वेश्चन पूछ रहे कहाँ चला गया, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया, क्या हम आधा गिलास पानी लिए थे, क्या पानी मेरा उतना ही है या बढ़ गया। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। हम लोग तो पहले ही जान रहे हैं कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए क्रियाकलाप, देखिए यहाँ देखिए कितना सुंदर दिखा रहा है कि पानी है, उसमें हम नमक डाले, फिर इसको हिला दिए कांच के इससे, फिर उस जल में घुल गया। देखिए होता क्या है कि हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में, तो हम लोग जानेंगे कि जो द्रव होता है उसके बीच में स्पेस होता है, मतलब खाली स्थान होता है, जो कि हमको दिखता नहीं है। समझ में आया ना, जो कि हमको दिखता नहीं है तो उसके अंदर खाली स्पेस है। हवा के, हवा जब है, हवा द्रव, हवा को हम लोग गैस कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस का जब हम लोग अध्ययन करेंगे, हम लोग देखेंगे गैस के अणुओं के बीच कितना मतलब कि गैप रहता है,
उससे कम गैप द्रव के अणुओं के बीच गैप रहता है। और उससे उसके बाद ठोस में देखेंगे कि हम लोग ठोस में देखेंगे कि जो ठोस का जो अणु है, जो कोई भी ठोस हो, उसके जो अणु है, अणुओं के बीच स्पेस बहुत कम रहता है, यानी गैप बहुत कम रहता है। इसलिए हम लोग ठोस में मान के चलिए एक फाइट मारे आप, एक मुक्का मारते हैं तो आपको चोट लग जाता है, क्योंकि ठोस में जो कण है वो इधर उधर नहीं हो पाए, क्योंकि पैक्ड है, गैप नहीं है। जबकि आप हवा में फाइट चलाते हैं, मुक्का चलाते हैं, तो आपका हाथ चल जाता है आराम से, क्योंकि जो गैस में जो अणुओं के बीच गैप है बहुत ज्यादा है। आप मारे, अणु हट गया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आप पानी में यदि आप मुक्का मारते हैं, फाइट मारते हैं, तो आपको थोड़ा सा चोट लगता है, लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगता, वो पानी अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो द्रव है, पानी क्या है? द्रव है। पानी क्या है? द्रव है। और द्रव के अणुओं के बीच थोड़ा सा गैप रहता है। आपके जब मुक्का मारने से वो द्रव, ये जो द्रव के जो अणु हैं थोड़ा साइड हो गए और आपका हाथ चला गया। थोड़ा सा चोट लगा आपको, लेकिन ज्यादा तो नहीं लगा ठोस जैसा, क्योंकि उसके ठोस के जो अणुओं के बीच गैप थोड़ा सा भी नहीं है, लेकिन द्रव के अणु के बीच थोड़ा सा गैप है। अभी जो नमक घोला गया, बात यहां समझिए, अभी जो नमक घोला गया पानी में, तो पानी क्या है? द्रव। क्या है? पानी क्या है? द्रव। और द्रव के अणुओं के बीच होता है गैप, जो भी हम जाने कि पानी क्या है? द्रव। और द्रव के अणुओं के बीच होता है गैप। जब हम उसमें नमक या चीनी, शक्कर मतलब चीनी होता है, हम यदि उसको घोलेंगे तो जो चीनी का जो अणु होगा या फिर नमक का जो अणु होगा, तो उस गैप में भर जाएगा। जब पूरी तरह से घुलने के बाद जो पानी का जो पानी द्रव है और उसके बीच अणुओं का जो बीच में जो जगह है, गैप है, पानी के अणुओं के बीच जो गैप है, उसमें वो नमक चला जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसीलिए उसका जल स्तर बढ़ा नहीं, वो नमक उसी में, मतलब कि उसी द्रव के गैप में समा गया। समझ में आया ना? चलिए, और भी क्रियाकलाप है पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट बोल रहा है, इसका क्रियाकलाप टाइम मिले तक जरूर कीजिएगा, आसान है बहुत। अरे हम लोग एक रंग लेते हैं, मान के चलिए एक गिलास में रंग लिए, उसमें दो ठेपी हम लोग लाल रंग डाल दिए। होली भी आने वाला करके देख लीजिएगा, या फिर घर में मम्मी लोग पहनते हो कि आलता जो रंग होता है उसको डालिएगा। एक गिलास पानी लीजिए, एक एक ठेपी या फिर एक ढक्कन, जिसको आप लोग बोलते हैं ढक्कन, या दो ढक्कन आलता दीजिए, रंग दीजिए। फिर उस देखिएगा पूरा लाल हो गया। फिर उससे दो ढक्कन पानी उठा के दूसरा गिलास में दीजिए, फिर देखिए आपको कम लाल मिलेगा। फिर सेकंड वाले जो लाल हुआ उससे दो ढक्कन पानी लेके आप तीसरा गिलास में डालिए, फिर कम लाल हो, धीरे 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 लाल का जितना डीप लाल था उससे लाइट होते जाएगा, मतलब कि हल्का 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 कलर होता जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि पानी की तरह हो जाएगा, आपको रंग दिखेगा ही नहीं कि आपने लाल रंग डाला था। यानी इससे कहते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म बोले तो बहुत छोटा। देखिए यहाँ पे कितना एक लिखा हुआ है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि कितने पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक दूसरे के कण एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। जो हम बताए ना कि गैप रहता है, द्रव है तो उसके अणुओं के बीच गैप रहता है, उस गैप में खुल जाता है। देखिए किताब में भी लिखा हुआ है। चलिए, कितना अच्छी बात है। फिर देखिए कितना सुंदर चीज है, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसका सुगंध देने के लिए आपको कितना समय जाना पड़ेगा? जो अगरबत्ती बुझा हुआ है, और अब बोल रहा है अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? बताइएगा जरा। अरे सिंपल सी बात है, आपके घर में कोई सब्जी है, ठंडा,
क्या उसका सेंट आपके नाक तक पहुंचेगा? यदि आप किसी घर में सब्जी बन रहा है, मम्मी सब्जी मतलब कि किचन में सब्जी रखा हुआ है और आप किसी दूसरे रूम पे बैठे हुए हैं, तो क्या आपको सब्जी का सेंट आएगा? सोचिए जरा, याद कीजिए, आता है कभी? नहीं आता है। क्या होता है, हम लोग को सेंट उसका नहीं आता है, ठंडा है। फिर जब मम्मी गरम खाना बनाती है सुबह सुबह, ओहो हो, इतना टेस्टी, दूर से ही आज मम्मी ये बना रही है, वो बना रही है, सेंट हम लोग को दूर से ही आता है। क्यों? बोलिए बोलिए, सोचिए क्यों आता है, इस तरह होता क्यों है? बताइए क्यों होता है कि जब मम्मी खाना बनाती है और हम लोग को दूर से पता चल जाता है कि आज, अच्छा, आज तो आलू का सब्जी बन रहा है, अच्छा, आज तो फलना बन रहा है, पता चलता है ना? अरे आज कहीं पनीर बन रहा है, तो खीर बन रहा है, हम लोग का सबका सेंट हम लोग के नाकों तक आ जाता है। कैसे होता है, कभी इसके बारे में सोचे हैं? सोचे हैं कभी? चलिए बताएंगे कभी, इतना जल्दी कैसे, आगे बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ कहता है, नहीं पहले सुन ही लीजिए आप, नहीं तो मन में छटपटाहट हो रहा होगा, ये कैसे हो रहा है। देखिए होता क्या है, देखिए यहाँ एक लाइन लिखा, कितना सुंदर लिखा हुआ है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इस लाइन को लिख लीजिए कॉपी में। बाबू ऐसे नहीं चलेगा, कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। और इस लाइन को भी लिख लीजिएगा, यहां तक हम लोग देखे ना, ये बहुत अच्छा लाइन है। एक पदार्थ के कण कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इस लाइन को लिख लीजिएगा, ठीक ना, ये आपको काम देगा। इस लाइन को लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि हवा, हवा जो नॉर्मल है, जो वायुमंडल में वायु है, और जब खाना बन रहा होता है तो उसमें से देखिए, जो खाना बन रहा होता है तो उसमें जो खाना के साथ मसाला या फिर जो भी है, उसके छोटे छोटे अणु वहाँ के वातावरण के साथ घुल जाते हैं। और वहाँ का जो वातावरण जो होता है, जहाँ खाना बन रहा होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है वो गर्म हो जाता है। और हम लोग जानते हैं गर्म हवा हल्की होती है, गर्म हवा हल्की होती है। वहाँ जो खाना जो यहाँ बन रहा है, वहाँ का जो हवा है वो गर्म हो गई, और हवा जब गर्म होती है तो हल्की हो जाती है। और हम जानते हैं हल्की चीज उड़ जाती है, तो वहाँ जो हवा हल्की हो गई, वहां से उड़ गई, वहां से उस स्थान को खाली करके उड़ गई आपके आपकी ओर, या चारों ओर बोल सकते हैं। और जो वहां जो खाली जगह हो गया, वहां से फिर ठंडी हवा आ गई, फिर वो भी गर्म हुई, फिर खाली वहां से निकल गई, स्थान फिर खाली हुआ, फिर गर्म हवा आया, फिर वहां से खाली हुआ, फिर गर्म हवा आया, ये ठंडी हवा आया, फिर गर्म हुआ, फिर वहां से खाली हो गया। इस तरह करते करते कई बार इस तरह प्रोसेस कईयों बार चलता है। तो जो गर्म हवा जो हल्की हुई थी, वो अपने चारों ओर फैल गई, फैलने फैलते फैलते आपके नाकों तक पहुंचती है, आपके नाक तक पहुंचती है ना। आपको आह, कितना मस्त सब्जी बन रहा है, जाके खा ही ले, मन करता होगा ऐसा। तो वही बात है। अब देखिए होता क्या है, जो हम लोग बता रहे थे कि हवा जो गैस होता है उसके कणों के बीच काफी स्पेस होता है, गैप बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा जो खाना बन रहा होता है उसका जो गैस है, या फिर मसाला सहित जो मसाले के कण जो हमको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मसाले के कण है उसमें, मसाले के कण हैं, या फिर वहाँ जो वाष्प बन के जो पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, उसके कण समाहित हो जाते हैं। यानी कणों के मतलब कि
गैसों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है जो एक दूसरे से मतलब उस स्पेस में भर जाते हैं। एक दूसरे मतलब कि स्पेस एक दूसरे के गैप में आ जाते हैं, फिर भी उनका जगह बहुत खाली रहता है क्योंकि वो गैस है, उनके पास काफी मतलब कि रिक्त स्थान होता है उनके बीचों में। देखिए यहाँ पे फिर आते हैं हम लोग इधर, एक लाइन है, पदार्थ के कण पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ हाँ, बदमाशी नहीं, कॉपी में लिखिए। ऐसा नहीं चलेगा बाबू, कॉपी में लिखो। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं मतलब अपनी ओर खींचते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे अभी हम बताए ना, जो हवा का जो वहां का वायु जो पहले से था, जब गर्म हुआ जो जो गर्म हुआ, पानी जो भाप बन के उड़ा, ये भी गैस है, भापित गैस है ना। वहां का पुराना पहले का वायु और भाप जो ये पानी जो भाप बना उसका जो गैस है वो भी गैस है। दूसरे को आकर्षित किया तब ना सटा वहां से, तब ना हवा को पकड़ा गर्म किया। नहीं समझे, यही बात है। देखिए जिस तरह यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए किस तरह ये लोग मिल के एक साथ पकड़ के डांस कर रही है, एक दूसरे पे हाथ पे हाथ डाल के, यानी किसने एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, सेम चीज होता है। देखिए कितना सुंदर यहाँ लिखा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो बताए कि भारी हुआ खाली किया, फिर ठंडी हवा आया तो भी भारी हुआ फिर खाली किया, यानी निरंतर गतिशील हो रहा है। यदि गतिशील नहीं होता तो किचन का जो सेंट है आपके नाकों तक पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। गतिशील है इसलिए आपके नाकों तक पहुंचा, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। इस लाइन को लिखिएगा, पदार्थ एक निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा देखिए बहुत अच्छी चीज है ये, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो गति प्रदान करता है, कैसे ऊर्जा जो गति प्रदान करता है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान के बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यहां से इस लाइन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए बाबू, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा पदार्थ तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक, KINETIC, काइनेटिक एनर्जी। EN थोड़ा सा चल नहीं रहा है, ENERGY, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ये कहाँ चला गया? चलिए, उपरोक्त के तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ कण एक दूसरे अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण समावेश मतलब एक दूसरे से सट जाना, एक दूसरे से मिल जाना। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दो विभिन्न पदार्थों, ये क्या है? दो विभिन्न पदार्थों
के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। देखिए कितनी अच्छी चीज हमको जानने को मिला। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विभिन्न पदार्थ, नॉर्मल वायु था, यहाँ पे नॉर्मल वायु था वो, और यहाँ पे जो पानी से जो गैस बना, भाप बना, दोनों अलग अलग पदार्थ है, दोनों का जो मिल गया वही ना विसरण है, वही ना विसरण है बाबू। फिर यहाँ पे क्या लिखा है देखिए कि पदार्थ के जो कण है एक दूसरे अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतःमिश्रित हो जाते हैं। अंतःमिश्रित मतलब अपने आप मिल गया, अपने आप मिल जाना को अंतःमिश्रित कहते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। हम क्या बोले, इनके बीच जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान में एक दूसरे का मतलब कहते हैं हम, एक दूसरे का रिक्त स्थान है, इधर से हमारे इसके में भी रिक्त स्थान है, इसके में भी रिक्त स्थान है, एक दूसरे के गैप को भर दिया, फिर भी खाली है बहुत स्थान, क्योंकि गैस है भाई, गैस में गैस मिलेगा तो गैस ही ना बनेगा। ये गैस वो गैस मिले वो भी गैस है, तो गैस एक दूसरे का स्थान भरा, लेकिन फिर भी बहुत खाली है, क्योंकि गैसों के अणुओं के बीच बहुत गैप रहता है। कितना? बहुत। यदि नहीं रहता, आप हवा में जब मुक्का चलाते हैं तो आपको चोट लगता, आपको दर्द होता है कि नहीं? यही बात है। जो जो लिखने बोल रहे हैं, कॉपी में नोट करने बोल रहे हैं, ये जरूर होना चाहिए, बदमाशी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना? चलिए आज हम इतना ही, आज की क्लास देखिए। और एक सेकंड कितना सुंदर लिखा है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, ये बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। देखिए आकर्षण बल का बात कर रहा है, किस बात का बात कर रहा है? आकर्षण बल कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। क्या करता है? एक बल कार्य करता है, उसको हम लोग आकर्षण बल कहते हैं। आपको याद होगा चुंबक में, चुंबक किस तरह से, एक चुंबक जो रहता है दूसरा चुंबक को आकर्षण करता है कि नहीं? आकर्षित कर दिया। उसी प्रकार यहाँ आकर्षण बल का काम करता है, खींचता है। आपको हम पहले ही बता चुके थे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को मतलब जल्दी से मिलन करने की कोशिश करते हैं कि जल्दी मिल जाए। पहले ही बता चुके हम, आपको हम पहले बता दिए हैं। यहाँ दूसरी बात देखिए, फिर से लिखा है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, ये बल कणों के एक साथ रखता है, मतलब कि एक दोनों बल को एक साथ जोड़ के रखता है, उसको आकर्षण बल कहते हैं। और ये आकर्षण बल सभी पदार्थों में अलग अलग होता है भाई, सबका एक जैसा थोड़े होता है। अरे अपना 5 अंगुली एक समान नहीं है, तो हर समान सब चीज का एक जैसा बल होगा? अरे आप देखिए, आपके क्लास में जितने बच्चे हैं, आपकी क्लास में जितना भी लड़का है, क्या सबका ताकत एक जैसा है? नहीं ना। कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई नाटा है। क्या सबका बल एक जैसा है? सबका ताकत एक जैसा है? अरे बल मतलब क्या? ताकत। सबका अपना अलग अलग ताकत है। उसी प्रकार सब पदार्थ का भी अपना अलग अलग है, जरूरी थोड़े कि एक ही होगा। समझ में आ गया ना? चलिए बहुत अच्छे, आप लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, आज इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे आगे देखेंगे, पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की जो अवस्था होती है, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, अरे आप लोग तो जो बताए थे तो यही दिया हुआ है, सही है। कल डिटेल ऊपर पढ़ेंगे, अपने अवस्था में परिवर्तन। अरे वाह, बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को। गलनांक, क्वथनांक, अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मस्त। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी आसान शब्दों में, इसीलिए कहीं मत जाइएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बताते जाइएगा कि तारेश राजा सर हम लोग को विज्ञान पढ़ाते हैं, वो भी फ्री में, यूट्यूब में फ्री में पढ़ाते हैं। सर का नाम क्या है? तारेश राजा सर। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।
टेक केयर।